अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी के स्टेटमेंट्स पर कि जो कहते हैं कि कराची को इस्तांबुल की तरह सयाती शहर बनाया जाएगा, और दूसरी बात ये भी कही कि जो तारीखी इमारतें कराची की उसको किसी और इदारे को, डिपार्टमेंट को टेक ओवर नहीं करने देंगे, ना तो उसका नक्शा तब्दील करने देंगे। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। और अगर कराची के हवाले से, पैकेजेस के हवाले से बात कर ली जाए तो क्या कराची में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और जो दीगर चीज़ें हैं, वो जो पैकेज मुख्तस किया गया है, वो पैसे लगते नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार शलवानी साहब तो पुरुमीद हैं, लेकिन इस पर ये देखना ये है कि जो कराची की इस वक्त सूरत हाल है वो कैसे बदलेगी। सवाल ये पैदा होता है कुछ चीज़ों के हवाले से, जो पार्क्स हैं और दीगर लाइब्रेरीज़ हैं, उनको बनाने के लिए भी, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से भी इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं, और दीगर जो मामला है वो कैसे टेकअप किए जाएंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ये जानना चाहूँगा कि कराची के हवाले से 1100 अरब रुपए का पैकेज रखा गया, फिर वफाक और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबे की हुकूमत, वो दोनों मिलकर इसमें पार्ट लेंगे। क्या समझते हैं, आपने भी एक वक्त गुजारा है एक अहम ओहदे पर, कि कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है। कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको तब्दील करने के लिए किसी एक पैकेज या चंद पैकेजेस से काम नहीं चल सकता। इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि वो कराची को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, मगर इस्तांबुल और कराची में फर्क समझने की जरूरत है। कराची की आबादी अगर 2.5 करोड़ है तो इस्तांबुल की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। दूसरी तरफ कराची को इस वक्त जो सालाना बजट बल्दियाती इदारों को मिलता है, जिसमें KMC, DMC, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल और इवन कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा प्रोग्राम मिला लें, तो भी ये बजट जो है 55-60 अरब को क्रॉस नहीं करता, जबकि इस्तांबुल का सालाना बजट पाकिस्तानी 900 अरब से ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि इस्तांबुल में बहुत ही हाई लिटरेसी रेट है। इस्तांबुल में बहुत ही आला दर्जे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उनका अपना ओपरा है, उनकी अपनी लाइब्रेरीज है। उनका मेयर जो है वो बाद में तुर्की का सदर बना करता है। तो तेहरान, इस्तांबुल बनाना कराची को, मेरी और इफ्तिखार साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर एक बहुत लंबी दौड़ चाहिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां आज इस्तांबुल खड़ा है। अच्छा, सयाहती शहर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर वो उन्होंने कुछ सोच कर ये बात की है, फिर तारीखी इमारतों को ना छेड़ने की भी बात कर दी। देखिए, तारीखी इमारतें जो हैं सिंध हेरिटेज एक्ट के तहत कल्चर डिपार्टमेंट की तहफ़्फ़ुज़ में आती है। चाहे वो KMC की कोई बिल्डिंग हो, चाहे KDA की हो, चाहे वो इवन कंटोनमेंट बोर्ड एरिया के अंदर कोई बिल्डिंग है, तो सबको जो सिंध का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, उसका जो सिंध गवर्नमेंट का हेरिटेज एक्ट है 1994, उसके तहत जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मसला ये है कि जो कल्चर डिपार्टमेंट है और बल्दियाती इदारे हैं, वो आज तक वो तहफ़्फ़ुज़ जो इन बिल्डिंग्स को चाहिए वो पहुंचा नहीं पाते। अच्छा, देखिए, मसला एक तो ये है कि बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, गिरा दी जाती है, बिल्डर्स गिरा देते हैं। एक तो वो है, बहुत जो है बुरी बात है, एक जुर्म है। मगर दूसरी तरफ जो बिल्डिंग अपने वक्त के साथ जो है क्रम्बल कर रही हैं, जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, और जिनमें जो ज्यादातर जो है पगड़ी के ऊपर ओल्ड सिटी एरिया में किस बिल्डिंग है, ये प्रोटेक्टेड बिल्डिंग, उनको की तहफ़्फ़ुज़ करना सिंध सरकार का जो है जिम्मेदारी है। अब सिंध सरकार बेचारी ही नहीं वो जिम्मेदारी पूरी कर पाती, तो KMC क्या कर पाएगी? ये बहुत, इसमें एक तो वसाइल दरकार हैं, उसके अंदर बहुत संजीदगी दरकार है और टेक्निकल कैपेसिटी दरकार है।
अच्छा, मैंने ये जो फिर कहा 1100 अरब रुपए का, फहीम साहब 1100 अरब रुपए का जो पैकेज रखा है दोनों हुकूमतों ने मिलकर, क्या समझते हैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, किस तरह से चीजों को जो है वो टेकअप किया जाएगा, क्या पॉसिबल भी है? नहीं, देखिए, ये जो 1100 अरब बल्कि 1113 अरब रुपए का जो पैकेज है, मेरे नजदीक तो ये सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा है, इससे ज्यादा इसके कोई मायने नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर वो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हैं जो कि वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी फंडिंग से होना है, जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिनको अब तक जो है पूरा हो जाना चाहिए था, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। एक बात। दूसरी चीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे आप K4 ले लीजिए जी कि 2002 में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने, 2016 में, 2007 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुई, 2016 में इसको निगोशिएट करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफिकेशन करके FWO को 25.5 अरब रुपए ने दे दिया और 2018 में इसको कंप्लीट होना था। आज 2018 में अगस्त में तो FWO ने काम ही बंद कर दिया जब उन्होंने काम कंप्लीट करना था, और आज 2020 में भी उसका जो काम है वो बहुत थोड़ा सा काम हुआ है। अब मजीद कोई मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं कि 60 अरब रुपए दरकार हैं, 92 अरब रुपए दरकार हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है FWO से कि भाई आपने 25 अरब रुपए में जो ठेका लिया था, आप उसको अब तक 25 अरब रुपए में कंप्लीट क्यों नहीं करते, है ना। बिल्कुल ऐसा है जैसे कराची शहर के जितने बड़े बड़े इदारे हैं वो कराची शहर के दामाद हैं, जिनसे पूछा नहीं जा सकता। इसी तरह से आपकी KCR है, KCR जो है, अगर आप जायका और फीडबैक उस पर जाएंगे तो वो 300 से 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो वो टर्न की टॉप ऑफ द लाइन दुनिया की आप गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, जहां पर वैगन चलाने को नहीं है, यू नो। KCR की जो मेरे नजदीक जो लागत है एक शरीफाना कायदे का सिस्टम, वो 14 से 15 अरब रुपए है। आप उसको डबल कर दीजिए, 30 अरब हो गए। अब जो 30 अरब की 15 से 30 अरब की चीज को अगर 300 से 400 अरब में किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए ये जो 1113 अरब का जो पैकेज है, जिसका मैंने आपको K4 का बताया, मैंने आपको KCR का बताया, तो ये इसका अच्छा। दूसरी एक और बड़े मजे की बात है कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जिसके मतलब जो पैकेज है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ब्यूरोक्रेसी बनाती है, नौकरशाही बनाती है। नौकरशाही ग्रेड 20 और 21 और 19 के अफसर अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कंसल्टेंट जिनको बोरी भर में भर के पैसे दिए जाते हैं उनकी के साथ जो है ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर ये आगे भेज दिए जाते हैं, उन पे ठप्पे लग जाते हैं। मतलब आप समझते हैं कि KCR के ऊपर जो गालिबन 300 अरब रुपए रखे गए वो ज्यादा है? 300 से 400 अरब। अरे मैंने आपको कहा ना 15 से 30 अरब मुझे दे दीजिए ठेका, मैं आपको 30 अरब में मेरी अगली 7 पुश्तें निहाल हो जाएंगी, आपको मैं चला के दे देता हूं। 30 अरब रुपए में KCR का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है? 15 से 30 अरब में बड़े आराम से पूरा हो सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं KCR को ये बड़ी बात साबित हो सकती है, क्योंकि इतना जो है वो बजट इस पर रखा गया और सारी बहस भी यही छिड़ी हुई थी गुज़िश्ता दिनों कि KCR के प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा बजट रखा गया, सिर्फ हुकूमत के टेक ओवर है। मैंने इसके लिए डॉन में शायद 20 मार्च को वगैरह का है, डॉन में आप मेरे नाम के साथ गूगल कर लीजिए व्हाई KCR शुड बी सो एक्सपेंसिव, आप और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है डॉन की जो उर्दू वेबसाइट है उस पर पड़ा हुआ है कि KCR इतनी महंगी क्यों, आप मेरे नाम के साथ कर लीजिए, वो निकल आएगा। अच्छा, तो वजह क्या हो सकती है फहीम साहब कि इतना ज्यादा बजट इसके लिए रखा गया है? देखिए, पहले जायका ने स्टडी की और जायका वो ट्रेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स लेकर आ रही थी जो ओसाका और टोक्यो में चलती हैं, और वो इसलिए लेकर आ रहे थे क्योंकि वो उनके पास थे और वो आपको एक 30 साल का लोन दे रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट था। अब जो CPEC में डाला है ये वो कंपनी चाइना की जो EMU और वो इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाने वाली जो सबसे टॉप नॉच कंपनी है, जो 8
$8 मिलियन की एक EMU बना बुक कर रही है, उसको दे रहे हैं। 8 मिलियन का मतलब है अगर आप 17 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो तकरीबन 1 अरब रुपए का की जो है वो कॉस्ट आ गई। उसके मुकाबले में जर्मन कंपनी है LHD, जो जिसने पाकिस्तान कैरेज फैक्ट्री बनाई, जो इस वक्त आपकी बाराकू में है, और जो इस वक्त हिंदुस्तान रेलवेज के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है मुंबई की इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स की बनाने में। वो इंडियन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको आज से 20 साल पहले चीन में भी कोई बुलेट ट्रेन तो नहीं चल रही थी। आप इतनी महंगी ट्रेनें यहाँ पर लाके चलाओगे, इनकी अदायगी कौन करेगा? आपके पास आपके मुल्क में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। आपके पास बाराकू में पाकिस्तान के रेलवे कैरेज फैक्ट्री टॉप नॉच फैक्ट्री है जो लगी हुई है। आपके पास रिसालपुर में इंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री। नहीं सर, आप ये तमाम मशवरे दे रहे हैं प्रोग्राम में, ऑब्वियसली आला हुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये जो लोग जिन्होंने तमाम स्टडी की और तमाम बजट फाइनलाइज किया, क्या उनके पास ये थिंक नहीं, ये थॉट्स नहीं थी, ये सोच नहीं थी? नहीं, बस ये सब चीजें सबको पता है, मगर मसला ये है कि ये चीजें जो हैं हमारे मुल्क में प्रॉब्लम फुकदान जो है गवर्नेंस का है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें बड़े बड़े पैसे बन सके। अगर अब भी आपको और अवाम नाज को ये बात नहीं समझ में आती तो बताइए मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ। अच्छा, KCR का जो इशू है, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि रूट खाली कराना है जहां पर तजावुजात है, इंक्रोचमेंट है। ये भी बड़ा मसला सामने आ रहा है ना? नहीं, ये इससे ज्यादा बड़ी झूठ बात नहीं हो सकती। देखिए, जायका जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने जो अपनी फिजिबिलिटी स्टडी बनाई थी, उसके अंदर 13.2 मीटर का उन्होंने पोल टू पोल डिस्टेंस रखा था। 13.2 का मतलब 40, आप उसको 60 कर लीजिए, 70 फुट की आप वो कर लीजिए। कम से कम 70 फुट की फ्री होल्ड अलाइनमेंट आज भी KCR रूट के ऊपर अवेलेबल है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपनी गर्दन पटरी पर रखने को तैयार इस बात पे। और कहीं पर 100, कहीं पर 120। अब रेलवे क्या कहती है कि हमारा वो जो अलाइनमेंट था जो हमें ओरिजिनल दिया गया था, जो 150 फुट था और 125 फुट था, वो हमें खाली करा के दो। तो भाई आप क्यों खाली करा के, आपको खाली चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा, जो पक्की इमारतें बन चुकी हैं जहां पर लोग रिहाइश पसीर हैं, उसमें भी 70 से 80 फुट का जो है वो डिस्टेंस है? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। आप जरा से उस पे जाइए नेट के ऊपर और आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर ये इवन लॉन्ग आइलैंड रेल रोड जो अमेरिका मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड चलती है, उसकी विड्थ क्या है? देखिए, जो ब्रॉड गेज रेलवे होती है जो हमारे यहाँ इस वक्त है, उसकी पटरी के दरमियान जो फासला होता है वो 6 फीट का होता है, और जो उसके ऊपर ट्रेन चलती है, जो बोगी होती है, वो 9, 9.5 फीट की होती है। अगर आपको एक जाने के लिए और एक आने के लिए चाहिए तो आपको 20 फुट 2 ट्रेनों की चाहिए, 6 फीट इनके बीच में जगह चाहिए, 6 फीट दोनों तरफ चाहिए। तो अगर वो लगाइएगा तो ठीक है, 18 और 20 ये 38 फीट हो गई। आप इसको डबल कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ 60 से 70 फुट जगह तो आज ये तमाम चीजें कि KCR को भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन अगर विल होनी चाहिए। फ़हीम साहब, ये जानना चाहूंगा कि और जो दीगर मसाइल हैं कराची के हवाले से जो हल होने का नाम नहीं ले रहे, कचरे का डिस्पोजल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये तमाम चीजें क्या लगता है कि 3 साल की जो पॉलिसी बनाई गई है ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मसला मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सोल्यूशन हुआ करते हैं, मगर मसला है गवर्नेंस का। जो यहाँ पर जिस तरह की गवर्नेंस है उसके अंदर कराची इस वक्त 500-550 स्क्वायर किलोमीटर का अर्बन एरिया है, 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का कराची डिवीजन है। इस 500-550 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर आप चाहें कि झाड़ू हाथ से लग जाए और कचरा जो है कोई उसमें बास्केट में डाल के बाहर ले जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपको मैकेनाइज करने की जरूरत है। अच्छा, वो मशीनें आप कहाँ से लाएंगे? वो मशीनें आप हर दफा आप वॉल्वो की, आप चाइना से, आप जर्मनी से, आप वो चीजें आप ले आते हो जिनको आप बाद में मेंटेन नहीं कर पाते। आपको असूली तौर पे यहाँ पर मतलब कराची शहर को कम से कम 1000
जो प्राइमरी कलेक्शन व्हीकल्स हैं कचरे की, ट्रक कह लीजिए, डंपर कह लीजिए, वो दरकार है। और इसी तरह से आपको गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके जिनके अंदर बड़े कंटेनर्स में इसको गार्बेज को निकालने की जरूरत है। ये कराची में अब वो जगह नहीं है। मैंने 95-96 में गवर्नमेंट ऑफ सन से धाबे जी में 6000 एकड़ जमीन की थी और उसके साथ मैंने वो भी लगाई थी, रेलवे साइडिंग, वो भी आज एग्जिस्ट करती है। और उस वक्त जो है हमने जो यही कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक था, वहां पे गाजीपुर ट्रांसफर स्टेशन से लाके ट्रेनों के जरिए डेमोन्स्ट्रेट किया था कि निकाला जा सकता है। मसला वो है, जब तक यहाँ पर गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल से नहीं आएगी, मुकामी सतह पे नहीं अब तो जैसे बल्दियाती जो अहदेदारान हैं वो उनका टेन्योर भी खत्म हो गया, मेयरशिप भी खत्म हो गई, अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। क्या लगता है कराची की हालत अब कुछ सुधर जाएगी? जो गुज़िश्ता कई दिनों पहले हमने देखा कि बारिश के स्पेल में कराची की हालत रही है। देखिए, मतलब मैं और आप दुआएं दे सकते हैं कुछ, अब मतलब आज के जो हालात हैं, नहीं, जो स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिसी है, उसमें कॉम्पिटेंसी नजर आ रही है। देखिए, ना कोई स्ट्रेटेजी है ना कोई पॉलिसी है, ये नहीं होता। आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, क्या आपके ख्याल में मैं इस सूरत हाल को तब्दील कर सकता हूं? मैं तो क्या, मेरे वाले साहब क़िबला भी नहीं कर सकते। ये अफराद का मसला नहीं है, ये निज़ाम का मसला है, सिस्टम का मसला है। वो है ही नहीं, जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता, जब तक आप उसको गवर्नेंस सिस्टम अपना दुरुस्त नहीं करेंगे, जैसा सारी दुनिया में। कराची को मेगा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मेगा मैनेजमेंट चाहिए। ये हमारी दोस्त परवीन रहमान मरहूम कहा करती थी, बिल्कुल सही बात है। मेगा मैनेजमेंट है नहीं। वजीर आजम साहब अपना इख्तियार किसी को देने को तैयार नहीं, वजीर आला साहब अपना इख्तियार किसी को देने को तैयार नहीं, वजीर बल्दियात अपना इख्तियार किसी को देने को तैयार नहीं, डीजी साहब अपना इख्तियार किसी, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से ये शरीफाना समझदार कौमों के या शहरों के ये रवैये थोड़ी होते हैं, मगर हमारे तो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत आला और रफा हैं। अच्छा, एक तरफ मिस मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं कि मेगा मैनेजमेंट चाहिए, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची कह रहे हैं कि सयाती शहर बनाएंगे, तो फिर तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इफ्तिखार साहब से मेरा क्यों झगड़ा कराएंगे? ये सयाती शहर बनाना छोड़िए, आप उनसे ये कहिए कि आप इससे अर्से कमिश्नर रहे हो, आप कराची को एक सेफ शहर बना दो, सयाती तो खुद ब खुद बन जाएगा। अब अगर आप ये कराची के अंदर मैं और आप जितने इस वक्त महफूज हैं, तो वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सयाती शहर के लिए सड़क चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, लोगों के रवैये चाहिए, कि बहुत सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब नहीं एग्जिस्ट करती, मैं आपसे झूठ बोलूँ, आप मुझसे झूठ बोलो, तो क्या फायदा? सही। चलें, बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। और जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो कहते हैं कि सयाती शहर बनाएंगे, जबकि बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स की नहीं बल्कि मेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और सयाती शहर बनाने के लिए सेफ़ सिटी बनाना ज़रूरी है। जब सेफ़ सिटी बन जाएगा तो सयाह खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएंगे। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद दीगर स्टोरीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे।